तो शिक्षा अधिकारियों से आपने मुलाकात की समस्या को लेकर, शिक्षा अधिकारी क्या आपको संतोषजनक जवाब दे पाए? एक ही बात बोली, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप समाज सेवक मत बनो। हमारे पास आए। मोदी जी तो आपकी एक काल से दूर ही थे, तो क्यों नहीं आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनसे बात करवा दी? कम से कम 10 आदमी थे उनके कक्ष में, उन्होंने बोला देश टूटने को जा रहा है, मोदी के काबू में नहीं आ रहा है। तो हमने बोला हम मोदी जी से बात करवा देते हैं। उन्होंने बोला ये जो फौजी है बहुत पढ़ा लिखा नहीं, ये कड़ा हुआ भी फौजी है जी। तो आश्वासन दिया फिर कि आपको स्कूल की जो सुविधाएं हैं वहाँ मुहैया, जो आपने आरटीआई लगाई हुई है जी, वो आपको जवाब दे देंगे। परंतु मैंने ये बोला अगर आरटीआई का 30 दिन का टाइम है, अगर 30 दिन के अंदर नहीं जवाब देते तो उन्होंने अगर फीस लेनी होती है 30 दिन से पहले लिखेंगे आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा। परंतु इन्होंने 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया और न ही कोई जवाब दिया। अगर बात सरकारों तक आती है, अगर बात यहाँ तक आती है कि सुविधाएं नहीं जुटाई जाती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे या आप भी लिखेंगे और बात भी करें? तो क्या आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करेंगे? यस, वो हर एक सैनिक के लिए तैयार रहते हैं। देश और प्रदेश में समाज सेवा की अलख निरंतर जगती रही है। ऐसे बहुत से समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सेवानिवृत्त सूबेदार रघुवीर सिंह चहल। रघुवीर सिंह चहल जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। आपका धन्यवाद। चहल साहब, जैसे आपको सेवानिवृत्त मिल चुकी है, आपने भारतीय सेना में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर आपने बहादुरी से सेवाएं दी हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद ये शिक्षा की अलख जगाने का और स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने का मिशन आपने कैसे ठान लिया? क्योंकि हमने 10वीं पास के बाद आर्मी में भर्ती हुए और वहाँ हमने बीए की परीक्षा पास की। 28 साल कंप्लीट होने के बाद हमने ठाना कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, इसलिए मैंने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुलाड़ की हालत देखकर वहाँ पर आवारा पशु, बंदर और वहाँ का जो माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब है, गंदगी इतनी फैली हुई है कि उसका आप व्याख्यान नहीं कर सकते। तो सुरक्षा के फ्रंट पे आपने सेवाएं दी हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर भी आपने एक सैनिक के नाते वहाँ अपनी सेवाएं दी हैं। तो सेवानिवृत्ति के बाद आप शिक्षा के फ्रंट पर क्यों काम करना चाहते हैं? क्या सरकारी स्कूलों के बगैर आपको नहीं लगता कि काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने सन 1988-89 के अंदर साइटन ग्लेशियर जो विश्व की सबसे दुर्गम रास्ते पर नौकरी की है, और हमने सन 83 के अंदर गोल्डन टेम्पल जलियांवाला बाग जिस दिन श्रीमती हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की खबर सुनी कि उनका नहीं, उसी दिन पाकिस्तान अगर वो नहीं मरती तो उस दिन उसका पाकिस्तान पर हमने हमला कर ही देना था। फौजी साहब, आपकी जिस प्रकार सेवाएं रही, जैसे आप उस घटना के भी आप साक्षी हैं कि 1984 में जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई, उस दिन आप किस मोर्चे पर थे और आपकी ड्यूटी कहाँ लगाई गई थी और सेना को क्या निर्देश थे उस दिन? हमारे को निर्देश थे, हमारी बटालियन 19 जाट गोल्डन टेम्पल पर लगी हुई थी और जलियांवाला बाग है जो उसके अंदर हमारे टेंट लगे हुए थे। हम तैयार थे 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमने हमला कर ही देना है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जी की हत्या का हमारे को संदेश मिला, उसके बाद हम वहीं डटे रहे। तो पाकिस्तान पर हमला न हो, क्या इसीलिए इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी? क्या ऐसी साजिशें काम कर रही थी? हाँ, वो इसलिए जो वो सन जनरल भिंडरे वाला था जी, वो पाकिस्तान के सह पर काम करता था कि
जो पंजाब है उसको खालिस्तान बना दिया जाए और हमारा दिल्ली पर राज हो। तो सेना में आपकी जो बटालियन है उसने बड़ा मुस्तैदी से वहाँ अपनी सेवाएं वहाँ दी, और बताया जा रहा है कि आपकी जो बटालियन है उनके द्वारा बहुत से आतंकवादी भी मार गिराए गए, तो आप लोगों को अवार्ड भी मिले। हाँ, मैंने सन 87 के अंदर हमारी न्यू बटालियन 21 जाट न्यू रेजिंग हुई। हमने कपवाड़ा में नौकरी करी। तकरीबन हमारे वीर सैनिकों ने लगभग 35 आतंकवादी मारे, जिन्होंने सेना मेडल और शौर्य चक्र इत्यादि मिले। तो सेना में आपने बहादुरी से अपने फ़र्ज का निर्वहन किया, रिटायरमेंट अब हो चुकी है, तो शिक्षा के फ्रंट पर काम करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को सरकारी स्कूल में शिक्षा मिले सुविधाओं के साथ, उसके लिए आपकी योजना क्या है? किस तरह आप इस फ्रंट पर काम करना चाहते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर हर एक गरीब का भी बच्चा पढ़ सकता है और धनी बच्चा भी पढ़ सकता है, परंतु हमारे हरियाणा के अंदर काफ़ी प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं। अगर उनके अंदर इतनी ज़्यादा लागत लगती है कि उसको अंदर गरीब बच्चा नहीं पढ़ा सकता। जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर अमीर भी गरीब भी बच्चा पढ़ा सकता है। मैंने सोचा कि इसी में जो हमारे बच्चे इसी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो शिक्षा अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई, आप व्यथित हुए कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, तो आपकी फरियाद क्या है सरकार से? आप मांगते क्या हैं सरकार से? हम कई बार प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर, गर्ल स्कूल हेडमास्टर और प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मिले। उन्होंने हमने बताया यहाँ आपकी सफाई की और व्यवस्था ठीक नहीं है। उन्होंने बोला हम क्या करें अगर गवर्नमेंट यहाँ पर टीचर ही नहीं भेजती जी। और इस स्कूल के अंदर 3 गेट हैं, जबकि गेट एक होना चाहिए। यहाँ पर आवारा पशु, बंदर और सफाई का कोई ध्यान नहीं रखता। अगर एक चपरासी भी होता है वो अपनी बाजू में बाजू रखकर अंदर ही बैठा रहता है। तो शिक्षा अधिकारियों से आपने मुलाकात की समस्या को लेकर, शिक्षा अधिकारी क्या आपको संतोषजनक जवाब दे पाए? मैं 8 नवंबर को डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैथल से मिला। वहाँ भी बताया मैंने कि हमारा जो स्कूल का टाइम है बट इनका मास्टरों का वो टाइम से नहीं आते। उन्होंने एक ही बात बोली, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप समाज सेवक मत बनो जी। मैंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला देश टूटने के लिए जा रहा है और आप छोटी छोटी बातें लेकर हमारे पास आए हो जी। तो मोदी जी तो आपकी एक काल से दूर ही थे, तो क्यों नहीं आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनसे बात करवा दी? उन्होंने मेरे को कम से कम 10 आदमी थे उनके कक्ष में। उन्होंने बोला देश टूटने को जा रहा है, मोदी के काबू में नहीं आ रहा है। तो हमने बोला हम मोदी जी से बात करवा देते हैं। उन्होंने बोला ये जो फौजी है बहुत पढ़ा लिखा नहीं, ये कड़ा हुआ भी फौजी है और आप जाओ, आपको हिसाब किताब ठीक कर देंगे। तो जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करवाने की बात बोली, उसके बाद अधिकारियों का रवैया क्या रहा? और शांत हो गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने जी। तो आश्वासन दिया फिर कि आपको स्कूल की जो सुविधाएं हैं वहाँ मुहैया करवाई जाएंगी? उन्होंने बोला जो आपने RTI लगाई हुई है जी वो आपको जवाब दे देंगे। परंतु मैंने ये बोला अगर RTI का 30 दिन का टाइम है, अगर 30 दिन के अंदर नहीं जवाब देते तो उन्होंने अगर फीस लेनी होती है 30 दिन से पहले लिखेंगे आपको इतना शुल्क देना पड़ेगा। परंतु इन्होंने 30 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई जवाब दिया। और वो अभी भी जवाब देने के लिए मैंने ये पहली अपील डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को लगाई। अगर उन्होंने अभी भी जवाब नहीं दिया तो द्वितीय अपील करने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। तो ये तो आपकी RTI का संघर्ष है कि RTI की आप लड़ाई लड़ेंगे। अगर बात सरकारों तक आती है, अगर बात यहाँ तक आती है कि सुविधाएं नहीं जुटाई जाती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे या आप उनसे बात करेंगे? नहीं, हम पत्र भी लिखेंगे और बात भी करेंगे। तो क्या आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बात करेंगे? यस, वो हर एक सैनिक के लिए तैयार रहते हैं।
तो जो ये फ्रंट आपका है कि शिक्षा का, तो इस प्रकार के सुधारीकरण के जो कार्यक्रम हैं वो बात केवल गांव कुराड़ की है या पूरे देश और प्रदेश में आप इस ढांचे को सुधारना चाहते हैं? हम पूरे देश में, गांव कुराड़ की तो पहली है, परंतु पूरा हरियाणा का हम हिसाब किताब करना चाहते हैं। तो जो अभिभावक हैं, समाज सेवी संगठन है, उनसे आपकी क्या अपील है कि शिक्षा के ढांचे करने का जो ढांचा है वो मजबूत हो, उसके लिए उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो हमारे साथ लगेंगे, वो हमारे साथ लगेंगे। तो संसाधन अगर स्कूल में जुटाए जाएं तो लगता है कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएंगे? हाँ, हमारे को पूरी उम्मीद है, अगर पूरे संसाधन जुटाए जाए तो पक्का ही वहाँ पर सुधार होगा और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। फौजी साहब, स्कूलों में एक नारा भी लगाया जाता है कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। तो जो ये नारे हैं, तो इन नारों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या महसूस करते हैं आप? वहाँ पर हम महसूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर समाज सेवक जाए और वहाँ पर देखभाल करें। जी, तो इस खास मुलाकात में फौजी साहब के साथ बस इतना ही। और फौजी साहब ने जिस प्रकार का एक अपना विजन और मिशन तय किया है कि वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद अब शिक्षा के फ्रंट पर लड़ेंगे, और शिक्षा के फ्रंट पर ही नहीं लड़ेंगे बल्कि जब अगर बात नहीं निपट पाती है, बात नहीं सुलझ पाती है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी करेंगे। और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फौजी की बात सुनेंगे। अब देखना ये है कि